हेलो बच्चों, आज हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 11 फिजिक्स इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि इलास्टिसिटी होता क्या है। ठीक है, डिस्कशन करें इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी जो है किसी सॉलिड बॉडी का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी किसी सॉलिड बॉडी का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। और ये है क्या चीज़? जैसे सिंपल वे में सोचें, अगर किसी बॉडी पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से, वो टेढ़ा हो जाता है। कुछ ऐसे करके हम लोग डिस्कशन करें। जैसे ये सॉलिड बॉडी है, ठीक है, दिख रहा है बच्चों, ये सॉलिड बॉडी है। और इस सॉलिड बॉडी पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, एक फोर्स अप्लाई की जिससे इसका शेप एंड साइज़ बदल गया है। लेकिन जब इस फोर्स को हम लोग हटा लेंगे तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट करें। किसी सॉलिड बॉडी पर अगर एक लिमिट के अंदर फोर्स अप्लाई करें, लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है। लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है ये टूट जाए या हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाए। तो विद इन इलास्टिक लिमिट क्या करना है? फोर्स अप्लाई करना है, एक लिमिट के अंदर फोर्स अप्लाई करना है। तो इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया गया, साफ साफ दिख रहा है ये डिफॉर्म हो गया, अपना शेप एंड साइज़ बदल लिया है। लेकिन जब जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, अगर इसको हटा लिया जाए तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ जा रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का, ये सभी सॉलिड बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी सॉलिड बॉडी है सब में ये प्रॉपर्टी पाया जाता है कि जब उसमें फोर्स को रिमूव कर लिया जाएगा तो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ जाएगा। और इसी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आने का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, मतलब इसको डिफाइन करना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि इलास्टिसिटी इज दैट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज of solids by virtue of which मतलब जिस प्रॉपर्टी के वजह से when deforming force is removed, when deforming force is removed, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। then the body will regains their original shape and size. Original shape and size. This property is called elasticity. फिर से रिपीट करें बच्चों, elasticity is that mechanical property of all solids by virtue of which when deforming force is removed then the body will regains their original shape and size. मतलब जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स को जो अप्लाई किया हुआ है, अगर उसको रिमूव कर लिया जाए तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को सॉलिड का हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। अब जिस सॉलिड बॉडी में ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगा, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने का प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, वो सॉलिड बॉडी ज़्यादा इलास्टिक माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टील और रबर में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील एंड रबर, इन दोनों में कौन ज़्यादा इलास्टिक है? रबर ज़्यादा इलास्टिक है या स्टील? तो आंसर बच्चों क्या होगा? स्टील। स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। ये कैसे हुआ? लगता तो है कि रबर को खींच करके छोड़ दिया जाए, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लेकिन स्टील तो नहीं आ पाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जितना बड़ा फोर्स हम स्टील में अप्लाई करते हैं, अगर उतना बड़ा फोर्स रबर में अप्लाई कर दें तो वो रबर टूट भी सकता है। लेकिन स्टील में बड़ा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, ये सब कोई देखा होगा बच्चों। रेलवे ट्रैक पर जब उतनी भारी ट्रेन पास करती है, उसका जो ट्रैक है वो डिफॉर्म होता है। दो व्हील के बीच में जब डब्बा का जो व्हील है वो इस ट्रैक को दबाता है तो बीच वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर की तरफ रेज होता है, ऊपर की तरफ उठता है। लेकिन जब ट्रेन उसके ऊपर से क्रॉस कर जाती है वो जैसा था वैसे ही हो जाता है। जस्ट सपोज किया जाए जितना मोटा स्टील का ट्रैक है, जिस शेप में है,
उसी शेप में रबर का एक उतना ही उसी टाइप का ट्रैक बना दिया जाए और उतना ही हेवी ट्रेन उसके ऊपर से क्रॉस करा दिया जाए, तो देखा जाएगा कि रबर तो दब ही जाएगा उतना हेवी ट्रेन के नीचे, और कभी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में नहीं आएगा। तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आने का प्रॉपर्टी स्टील के पास ज़्यादा है, इसलिए स्टील क्या होगा, ज़्यादा इलास्टिक होगा रबर के रिस्पेक्ट में। तो क्लियर है ये चीज़ बच्चों। इलास्टिसिटी क्या है, सिंपल वे में समझना है। हर बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर अगर उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लेते हैं, वो बॉडी फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ जाता है। ये इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब इलास्टिसिटी के बाद हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे स्ट्रेस के बारे में। इलास्टिसिटी से ही रिलेटेड वर्ड्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्ट्रेस क्या चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब होता है कि टेंशन में होना। जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। क्लियर है। सॉलिड बॉडी में स्ट्रेस कहने का क्या मतलब होता है, स्ट्रेस कहने का मतलब एक तरह का प्रेशर। लेकिन ये जो प्रेशर वर्ड है बच्चों, प्रेशर वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड के लिए या फिर गैस के लिए। कहने का मतलब किसी भी फ्लूइड्स के लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं प्रेशर। सेम प्रेशर ही जब सॉलिड पर अप्लाई किया जाएगा तो उसको हम लोग प्रेशर वर्ड नहीं देंगे, उसको कहेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज़ है, किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करना है, अगर किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करना है तो हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस बॉडी का कुछ ना कुछ एरिया है, सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया है, इस पार्ट का कुछ ना कुछ एरिया है। अगर हम इस बॉडी को डिफॉर्म करना चाहते हैं तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके यूनिट एरिया में जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिफॉर्म करने के लिए, विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट बच्चों ये हमेशा दिमाग में रखना है कि लिमिट से बाहर फोर्स अप्लाई नहीं कर देना कि ये टूट जाए या हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाए। इतना ही फोर्स एक्सर्ट करना है कि जब फोर्स को हटा लेंगे तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इस बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए हम कुछ फोर्स लगाए हैं, उस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए हैं तो इसके यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई किए होंगे उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। फिर से रिपीट करें, सिंपल है डिफिनेशन, फोर्स अप्लाइड ऑन इट्स यूनिट एरिया। फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। ये बात जरूर करेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज स्ट्रेस। क्लियर है बच्चों। स्ट्रेस क्या चीज है, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी के यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई किया होगा, लेकिन साफ साफ लिखा विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, स्ट्रेस इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बॉडी। ये फोर्स जो अप्लाई किया गया और एरिया, जितने एरिया पर फोर्स अप्लाई किया गया। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सॉलिड बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसी चीज़ को तो हम लोग प्रेशर कहते हैं, लेकिन ये लिक्विड एंड गैस के लिए प्रेशर वर्ड यूज़ होता है। सॉलिड के लिए प्रेशर वर्ड यूज़ ना करके हम लोग बेटर है कि स्ट्रेस वर्ड यूज़ करें। स्ट्रेस याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि प्रेशर स्केलर है तो स्ट्रेस भी क्या होगा, स्केलर होगा। क्लियर है बच्चों। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा ये भी जान लें, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा। तो सिंपल बात है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं या न्यूटन मीटर इनवर्स 2 कहते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग पास्कल भी कह सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो स्ट्रेस का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या फिर पास्कल होगा। तो बच्चों स्ट्रेस क्लियर हो गया। जो जो टॉपिक लिख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, ताकि क्या है कि आप उसको नोट्स बना सकें। फिर से रिपीट कर दें, स्ट्रेस क्या चीज़ है, किसी बॉडी को, किसी सॉलिड बॉडी को विद इन इलास्टिक लिमिट अगर डिफॉर्म कर रहे हैं तो इसके यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज
स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो रहा है, फोर्स बाय एरिया। याद रखना है स्ट्रेस स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फिर पास्कल है। क्लियर है बच्चों। अब क्वेश्चन होता है, डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए सब। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। आज हम लोग स्ट्रेस के बारे में ही थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट डे स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब भी नया टॉपिक डाला जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नया टॉपिक अपलोड हुआ है। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है? तो बात सिंपल है, बॉडी को डिफॉर्म करना है तो उसके लिए यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई किया गया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब बॉडी जो डिफॉर्म हो रहा है, किस डायरेक्शन में डिफॉर्म हो रहा है, मतलब बॉडी को अगर हम डिफॉर्म करना चाहें तो हो सकता है उस बॉडी का लेंथ चेंज होगा, या तो हो सकता है उसका एरिया चेंज होगा, या तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ऐसा ही कोई बात होगा। तो अगर किसी बॉडी का लेंथ को चेंज करना है, ठीक है, टू चेंज द लेंथ ऑफ ए बॉडी, यहां बॉडी कहने का मतलब बच्चों याद रखना है सॉलिड बॉडी। ठीक है, टू चेंज द लेंथ ऑफ ए बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड longitudinal stress, longitudinal stress, या फिर बच्चों उसी को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों। स्ट्रेस का ये पहला टाइप है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय टेंसाइल स्ट्रेस, बच्चों यही लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेस मतलब यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है। लेकिन किसी बॉडी का लेंथ को चेंज करना है, टू चेंज द लेंथ ऑफ ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, ये बात को जरूर याद रखेंगे। विद इन इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर देना है कि बॉडी टूट ही जाए। तो टू चेंज द लेंथ ऑफ ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। फार्मूला क्या होगा बच्चों टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का? तो सिंपल, स्ट्रेस का जो फार्मूला है वही होगा अप्लाइड फोर्स एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बॉडी। अगर किसी बॉडी का लेंथ चेंज करना है, जैसे सपोज करें वायर लाइक बॉडी है, इसका लेंथ सपोज करें L है और यहाँ एक फोर्स हम लोग लेंथ के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, जिसके वजह से इस वायर लाइक बॉडी का लेंथ सपोज करते यहाँ चला गया। ठीक है, इतना चेंज हो गया, सपोज करें ये जो ओरिजिनल लेंथ है बॉडी का वो L है और अब जो लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो लेंथ में चेंजिंग इतना हो रहा है। इस चेंज इन लेंथ को अगर सपोज कर ले स्मॉल l है, तो टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा ये लेंथ को चेंज करने के लिए यूनिट एरिया पर यहाँ जितना फोर्स अप्लाई किया होगा दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। सपोज करें फोर्स जो अप्लाई किए वो F और यहाँ जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पार्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस सर्कुलर बेस का जो एरिया है वो हम लोग पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो बॉडी का लेंथ को चेंज करने के लिए यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस और फार्मूला F बाई पाई r स्क्वायर भी याद रखेंगे अगर वायर लाइक बॉडी है तो। दूसरा टाइप का बच्चों स्ट्रेस जो आता है वो है वॉल्यूम स्ट्रेस, या फिर उसी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस बच्चों क्या है देखें जरा, अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम को चेंज करना है, जैसे सपोज करें ये कोई क्यूबॉइड टाइप का बॉडी है, जैसा इरेजर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इरेजर टाइप का बॉडी है ये और ये किसी सॉलिड सरफेस पर रखा हुआ है, सॉलिड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सॉलिड सरफेस के ऊपर ये बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, सॉलिड बॉडी है इरेजर टाइप का। अगर यहाँ एक फोर्स अप्लाई किया जाए और विद इन इलास्टिक लिमिट फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये चीज़ दब सकता है, इसका वॉल्यूम चेंज होगा। क्लियर है चीज़। तो किसी सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम को चेंज करने के लिए जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस। फिर से रिपीट करें, सेम डेफिनेशन होगा, टू चेंज द लेंथ के जगह में क्या लिखना है, टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट फोर्स अप्लाइड ऑन इट्स यूनिट एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। लेंथ को चेंज करने के लिए यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो है टेंसाइल स्ट्रेस,
और वॉल्यूम को चेंज करने के लिए जो यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसको वॉल्यूम स्ट्रेस कहेंगे। और ये वॉल्यूम स्ट्रेस का भी फॉर्मूला वही होगा बच्चों जो टेंसाइल स्ट्रेस का है, जो फोर्स अप्लाई किया गया एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सॉलिड बॉडी, एरिया ऑफ द सॉलिड बॉडी। अब सपोज करें ये लेंथ L है और ये जो ब्रेथ दिख रहा है ये B है, तो एरिया, इसी एरिया पर फोर्स अप्लाई किया गया है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू जो फोर्स अप्लाई किया गया और डिवाइडेड बाय एरिया के जगह में इस पार्ट का एरिया लिख सकते हैं जो लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, लेंथ को चेंज करना है तो यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। वॉल्यूम किसी सॉलिड बॉडी का विद इन इलास्टिक लिमिट चेंज करना है तो यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। इसी तरह से एक और स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट सभी को ले ले बच्चों। 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक वॉल्यूम स्ट्रेस और एक तीसरा जो टाइप है बच्चों वो है शियरिंग स्ट्रेस या फिर उसी को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप देखे जरा, पॉइंट नंबर 3, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इसी का दूसरा नाम क्या होगा? शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। ये क्या चीज़ है देखे जरा बच्चों, अगर सपोज करें ये सॉलिड सरफेस है, रफ सरफेस है और हॉरिजेंटल सरफेस है और इसके ऊपर कोई सॉलिड बॉडी इस टाइप का रखा हुआ है। ठीक है, ये सॉलिड बॉडी है जो इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। सपोज करें ये सॉलिड बॉडी का जो बेस है वो इसमें चिपक गया है। ठीक है, मतलब बेस जो है फिक्स है, बेस जो है फिक्स्ड है, मतलब ये मूवेबल नहीं है, ये बेस खिसक नहीं सकता है, बेस फिक्स किया हुआ है, चिपका दिया गया उसको। और सपोज कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंट के डायरेक्शन में, फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ फोर्स अप्लाई करने से होगा क्या, इस सॉलिड बॉडी का कॉर्नर हो सकता है यहाँ डिस्प्लेस होकर के आ जाए और ये शिफ्ट होकर के यहाँ चला जाए। तो दिख रहा है बच्चों बेस एंगल में चेंजिंग आ गया, पहले बेस एंगल 90 डिग्री था, अब बेस एंगल कुछ ना कुछ चेंज होकर इतना हो गया है। पहले 90 डिग्री था बेस एंगल, अब बेस एंगल इतना हो गया, मतलब कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बेस फिक्स है, ऊपर में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से ऊपर वाला सरफेस शिफ्ट हो जा रहा है। ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया, ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया। और अगर ये फोर्स हटा लिया जाएगा बच्चों तो फिर से ये बॉडी अपने जगह पर आ जाएगा, मतलब जो फोर्स अप्लाई करना है विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाई करना है। तो शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? सेम डिफिनेशन वॉल्यूम और टेंसाइल स्ट्रेस जैसा होगा। फोर्स ऐसे लिखे, टू चेंज द बेस एंगल, टू चेंज द बेस एंगल ऑफ ए सॉलिड बॉडी, टू चेंज द बेस एंगल ऑफ ए सॉलिड बॉडी, the force applied on its unit area is known as टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर है बच्चों? तो कोई भी स्ट्रेस हो, यूनिट एरिया में जो फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। और ये स्ट्रेस जनरली हम लोग के क्लास 11 में जो बताया गया, आने वाले कल में और भी टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे, लेकिन अभी जिस स्टैंडर्ड में उसके अकॉर्डिंग हम लोग को 3 तरह का स्ट्रेस जानना है। ठीक है, किसी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं इस टाइप का, कोई सिलिंड्रिकल टाइप का बॉडी है, यहाँ पकड़ करके हम लोग ट्विस्ट कर रहे हैं, तो यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट उसको भी हम लोग स्ट्रेस कहेंगे, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कशन होगा। फिलहाल स्ट्रेस क्लियर हो गया। स्ट्रेस क्या चीज़ होगा? किसी सॉलिड बॉडी को विद इन इलास्टिक लिमिट डिफॉर्म करने के लिए यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और ये कितने टाइप का हो गया बच्चों? 3 टाइप्स। पहला हो गया टेंसाइल स्ट्रेस या उसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, उसमें लेंथ को चेंज किया जाता है। दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस जिसमें बॉडी का वॉल्यूम को चेंज किया जाता है और यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। एंड थर्ड वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, किसी सॉलिड बॉडी का बेस एंगल को चेंज करना, बेस फिक्स है, बेस एंगल को चेंज करना है, तो उसके लिए यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस। और जितने भी स्ट्रेस हैं सभी का फॉर्मूला एक ही है, वो हमेशा याद रखना है। स्ट्रेस चाहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, वॉल्यूम स्ट्रेस हो या टेंजेंशियल स्ट्रेस हो, सबका फार्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय
एरिया होगा, सभी का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या फिर उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, पास्कल। क्लियर है बच्चों? तो फिर से एक बार डिस्कशन कर ले। आज जो हम लोग पढ़े, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं, इलास्टिसिटी होता क्या चीज़ है? इलास्टिसिटी किसी सॉलिड बॉडी का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से अगर बॉडी डिफॉर्म हो जाता है और डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लिया जाता है, बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहेंगे। इलास्टिसिटी का हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आने वाले इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हम लोग और डिस्कशन कर लेंगे कि इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, उसका यूज़ क्या क्या होता है। तो इलास्टिसिटी सॉलिड बॉडी का अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का जो प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। और दूसरा टॉपिक हम लोग सीखे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो किसी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट यूनिट एरिया में जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, जो 3 टाइप्स का हो गया। लेंथ चेंज करना है तो यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वॉल्यूम चेंज करना है तो यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। और बेस एंगल अगर चेंज करना है तो यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यू टॉपिक्स का, और लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।